मेंडल के प्रयोगों के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो यहाँ पर लक्षण प्रभावी या फिर अप्रभावी का अर्थ है कि मान लीजिए कि पिता का रंग काला है और माता का रंग गोरा है, तो यहाँ पर जो काला और गोरा क्या है? लक्षण है। और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसका रंग गोरा है। तो यहाँ पर संतान का जो रंग गोरा आया है वह किस लिए आया है कि इसमें जो गोरा रंग है वह प्रभावी लक्षण है और जो पिता का काला रंग है वह अप्रभावी लक्षण है। तो इन प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता लगाने के लिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर प्रयोग किए गए। तो इसके लिए मेंडल ने क्या लिया? शुद्ध लंबे पौधे जिन्हें कैपिटल टीटी से दर्शाया जाता है और शुद्ध बौने पौधे जिन्हें स्मॉल टीटी के द्वारा दर्शाया जाता है। ये दो प्रकार के पौधे लिए। तो अब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे किसे कहते हैं? तो इसे हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए, शुद्ध लंबे पौधों में ऐसे पौधे होते हैं जिनसे केवल लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात लंबे पौधों का स्वयं परागण कराने पर, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे और ये शुद्ध लंबे पौधे जब इनमें आपस में स्वयं परागण कराया जाता है तो उनसे केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जैसे ये दादा है, फिर बेटा है, और फिर जब इनमें आपस में स्वयं परागण कराया जाता है तो इससे जो अगली पीढ़ी आती है उसमें भी लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। यानी कि दादा, फिर बेटा, फिर पोता, फिर उनके बच्चे और फिर बच्चों के भी बच्चे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे ही प्राप्त होते हैं। तो ये लंबे पौधे ही शुद्ध लंबे पौधे कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से हम बौने पौधों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध बौने पौधे हैं। तो शुद्ध बौने पौधे कैसे होते हैं? ऐसे बौने पौधे जिनसे केवल बौने पौधे ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात इन बौने पौधों का जब आपस में स्वयं परागण कराया जाता है, तो देखिए ये दो शुद्ध बौने पौधे लिए गए हैं, इनका जब आपस में स्वयं परागण कराया जाता है तो उनसे केवल बौने पौधे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पहले दादा, फिर बेटा, फिर उनका पोता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? शुद्ध बौने पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो बौने पौधे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? शुद्ध बौने पौधे कहलाते हैं। अब आइए वापस प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने देखिए शुद्ध लंबे पौधे जिन्हें कैपिटल टीटी से दर्शाया जाता है और शुद्ध बौने पौधे जिन्हें स्मॉल टीटी के द्वारा दर्शाया जाता है, जब इनका आपस में संकरण कराया गया या स्वयं परागण कराया गया या फिर क्रॉस कराया गया, तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई या फिर फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे कैसे थे? लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये सभी लंबे पौधे क्या शुद्ध लंबे पौधे हैं या फिर इनमें कोई बौनेपन वाला लक्षण वाला भी पौधा है, वह भी गुण मौजूद है? तो ये पता लगाने के लिए, क्योंकि ये जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं वो सभी किससे प्राप्त हुए हैं? हमें शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया गया था तो उससे हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो क्या ये सभी शुद्ध लंबे पौधे हैं या फिर इनमें कहीं ना कहीं बौनेपन वाला लक्षण भी मौजूद है? तो ये पता लगाने के लिए इन पौधों में वापस से स्वयं परागण कराया गया। तो इनका जब आपस में स्वयं परागण कराया गया तो जो दूसरी पीढ़ी है यानी कि F2 जनरेशन है उसमें जो पौधे प्राप्त हुए उसमें 3 पौधे तो लंबे थे और एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ? बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये जो बौना पौधा प्राप्त हुआ है ये क्या दर्शाता है कि प्रथम पीढ़ी से जो हमें पौधे प्राप्त हुए उनमें कहीं ना कहीं बौनेपन का लक्षण भी मौजूद था, पर क्योंकि वह अप्रभावी होने के कारण दिखाई नहीं दिया, और जो लंबेपन वाला लक्षण है वह प्रभावी होने के कारण दिखाई दिया। तो इस प्रकार से लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए वह देखते हैं। तो मेंडल ने 2 विकल्पी मटर के पौधों को अपने प्रयोग के लिए चुना, जैसे कि मटर के लंबे पौधे जो केवल मटर के लंबे पौधे ही उत्पन्न करते थे, तथा मटर के बौने पौधे
जो केवल मटर के बौने पौधे ही उत्पन्न करते थे, अर्थात ये कैसे थे, शुद्ध लंबे पौधे थे और शुद्ध बौने पौधे थे। जब मेंडल ने इन दोनों पौधों में संकरण कराया तो जो प्रथम पीढ़ी थी यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी मटर के पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि पौधे का लंबापन लक्षण यानी कि कैपिटल TT बौनेपन वाले लक्षण स्मॉल tt पर प्रभावी हो गया है तथा बौनापन लक्षण अप्रभावी होने के कारण छिपा रह गया है। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तथा इससे प्राप्त बीजों को उगाया तो F2 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण प्राप्त हुए, अर्थात लंबे पौधे भी एवं बौने पौधे भी, और उनका अनुपात कितना था, 3:1, यानी कि 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था। तो यह इस बात को बताता है कि प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों के द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों ही लक्षणों की वंशानुगति हुई है। मतलब लक्षण तो आए हैं परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया है। इसका अर्थ हुआ कि लंबे होने का लक्षण जो है वह प्रभावी है और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होता है।